नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा, जहां मुख्य सेवक धामी कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों को और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। एकता बिष्ट को भी आज हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। वहीं खेल प्रतिबद्धताओं को निभाने वाले अनेक महानुभावों को भी आज यहाँ पर हम प्रोत्साहन और उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने अथक परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में, सही प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से स्थापित होगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित हो रहा ये सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहां पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहां एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। भाइयों बहनों, इस वर्ष के प्रारंभ में हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफल एवं भव्य हुआ था और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का कार्य किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में, जिसके कारण से हमारा नाम देश के उन प्रमुख राज्यों में आने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का
और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में नवीन विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन के संबंध में प्रेस वार्ता की। गणेश जोशी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर योजनाएं लागू की जाती रही हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अब वीबी राम जी योजना प्रारंभ की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्थायी परिसंपत्ति निर्माण जल से जुड़े कार्य, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, आजीविका एवं कृषि संबंधी कार्यों को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नई योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के केंद्र पर एवं राज्यों के बीच धनराशि का अनुपात 90-10 होगा। साथ ही उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में सुरक्षा दीवार को अनुमन्य कार्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि कार्यों के लिए व्यस्त समय जैसे बुआई और कटाई के दौरान राज्य सरकार वर्ष में कुल 60 दिन ऐसे निर्धारित कर सकेगी जिनमें इस योजना के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराया जाएगा, ताकि खेती के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो सके और कृषि को बढ़ावा मिले। योजना का लक्ष्य वर्ष 2047 तक एक समृद्ध और मजबूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास और पूरी देखरेख के साथ बढ़ाया जाएगा। हम पर नाम बदली करने पर जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर ग्रामीणों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्मा 1991 में जवाहर रोजगार योजना JRY प्रारंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना को 2001 में संपूर्ण ग्रामीण योजना SDRY के साथ मिला दिया गया, जिसमें वर्मा 2006 में नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समाहित किया गया। 16.15 लाख हैं, सक्रिय श्रमिक 9,35,000 हैं और प्रस्तावित धनराशि 1,51,282 करोड़ है और उत्तराखंड हेतु धनराशि 840 करोड़ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समय में लगातार ये योजना मजबूत हुई, जबकि 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार थी 131.50 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 327.70 करोड़ की धनराशि व्यय की गई, ये इस बात का प्रतीक है केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में इस विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन में लगातार मजबूती आ रही है, तरक्की आ रही है। और ऐसे में हमारे मित्रों का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि समय समय पर इनके नाम बदली हुए हैं, क्योंकि हमारे समय पर ये नाम बदली हो गया है और इनको परिणाम नहीं है। और मसूरी के माल रोड पर पटरी व्यवसाय और फर्ड लगाने वाले लोगों के खिलाफ नगरपालिका परिषद मसूरी और स्थानीय प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत गांधी चौक से झूलाघर तक अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों का सामान जब्त किया गया। पटरी लगाने वाले लोगों ने इसका हल्का फुल्का विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था के बीच माल रोड को अतिक्रमण मुक्त किए गए और वहीं लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि कल से पटरी या फिर अन्य सामान माल रोड पर लगाया गया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। नगरपालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत माल रोड का अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है। तो वहीं वर्षों से माल रोड पर पटरी व्यवसाय करने वाले लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। नगरपालिका द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पटरी वालों की पुनर्स्थापना
करने की योजना है, लेकिन पटरी व्यापारियों का आंदोलन जारी है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया है कि 20 दिसंबर तक पटरी व्यवसाय लगाने की अंतिम तारीख तय की गई थी। इसके बाद आज से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वतः ही अपना सामान अन्य चिन्हित स्थान पर ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अभी भी माल रोड पर पटरी लगाई गई है, जिनका सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। वहीं नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि स्थानीय प्रदर्शन नगरपालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यदि किसी के भी द्वारा माल रोड पर अतिक्रमण किया गया तो उसे हटा दिया जाएगा। पूरी तैयारी है पुलिस फोर्स के साथ, और जो भी अतिक्रमण करेगा उसको सारा जो हटा दिया जाएगा। हमने गांधी चौक से और पूरी माल रोड पे चल रहे हैं और कोई लोग अपने आप ले जा रहे हैं, जो नहीं ले जा रहे उसको जब्त किया जा रहा है। जो टीवीसी की बैठकें निरंतर आयोजित की जा रही हैं, उसी में यही निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख जो रहेगी वो अंतिम दिवस रहेगा जब मॉल रोड पर जो पटरी व्यवसायी हैं वो अपना कार्य कर सकेंगे। 21 तारीख से मॉल रोड पर कोई भी पटरी व्यवसायी को फड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी क्रम में आज जो नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम है, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। और खुशी की बात है कि अधिकतर जो पटरी व्यवसायी हैं उन्होंने स्वतः ही नियमों का पालन करते हुए अपनी पटरी हटा ली है। जो 5 वेंडिंग जोन टीवीसी द्वारा निर्धारित किए गए, वहां पे अपना सामान उनके द्वारा ले जाया जा रहा है, जिसमें नगरपालिका भी उनका पूरा सहयोग कर रही है। और हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो हमारी मसूरी की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, उन्हें हम एक बेहतर व्यवस्था और एक सुंदर और स्वच्छ शहर प्रदान कर सके, जिसमें स्थानीय जनता का सहयोग और पटरी व्यवसायियों का विशेष तौर पर सहयोग बहुत आवश्यक रहेगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम है, जिसका निरंतर ये कार्य रहेगा कि रोज वह शाम के समय जब ज्यादा भीड़ रहती है मॉल रोड में, उस समय मॉल रोड का निरीक्षण करें और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि जो स्थान अब खाली कराए जा रहे हैं वो केवल पेडेस्ट्रियंस के लिए या चलने वाले लोगों के लिए आरक्षित रहे, वहां पे वाहन गलत तरीके से पार्क ना होने लग जाए तो एक नई समस्या का जन्म ना हो। इस ओर भी प्रशासन सचेत है और निसंदेह इस पर आने वाले दिनों में भी सघन कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के चमोली जिले में बेटियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। जिला मुख्यालय गोपेश्वरराव में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में 85 छात्राओं को पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक कला की बारीकियों से रूबरू कराया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य लुप्त हो रही पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करना और स्थानीय बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने छात्राओं को स्थानीय संसाधनों के उपयोग से तैयार होने वाले हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में जानकारी दी। छात्राओं को पहाड़ की समृद्ध लोक कला और संस्कृति पर आधारित डिजाइन तैयार करना सिखाया गया। वस्त्र मंत्रालय के विशेषज्ञों ने आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिशिंग और डिजाइनिंग के गुर सिखाए। इस पहल का लक्ष्य छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों को से जोड़ना है। इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल हमारी पारंपरिक कला जीवित रहेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जब बेटियां हुनरमंद बनेगी तो वे अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संवार सकेगी। सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें मैं एप्रन के लिए मास्टर ट्रेनर यहाँ पे नियुक्त की गई हूँ और यहाँ पे हम मुखौटा बनवा रहे हैं और रिंगाल के क्राफ्ट बना रहे हैं और मैं एप्रन सिखा रही हूँ। एप्रन हमारे उत्तराखंड की लोक चित्रकला है जो हमारे उत्तराखंड में बहुत मतलब 100 या 1000 साल पहले से बनाया जा रहा है। स्पेशली और कुमाऊं क्षेत्र का है, जिसे अब भारत का जो वस्त्र मंत्रालय है जो वो गढ़वाल में भी इसे विकसित कर रहा है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय और इनके एनजीओ के द्वारा यहाँ पर एक संयुक्त स्किल्ड प्रोग्राम था कि हमारे यहाँ पर ये बंगाल, मुखौटे, ऐपा और जो ये हस्त कला जैसे दंड बनाना, इसमें जो सिखाया गया छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं ताड़ीखेत मैदान अल्मोड़ा का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। पहुंचकर आशीर्वाद दिया है। आप सबके बीच में आकर मैं अत्यंत स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
और आप सबका ये जो आशीर्वाद है, यही मुझे मुख्य सेवक के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर सेवा प्रदान करने की, सेवा देने की आप सबसे ऊर्जा प्रदान हो रही है। और इस ऊर्जा के कारण से हम और तेज गति से राज्य को विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मेरी माताओं बहनों के सपने साकार हों, नौजवानों के सपने साकार हों, बड़े बुजुर्गों ने जो आशा की थी उनकी आशा पूरी हो, उसके लिए निरंतर काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं भली भांति समझता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार से उनको अपने काम करवाने के लिए दूर दूर जिला मुख्यालयों में जाना पड़ता है, प्रदेश की राजधानी तक पहुंचने के लिए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि प्रशासन से जुड़े सभी कार्य और सेवाएं, उनकी जो भी चुनौतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनके क्षेत्र में ही जाकर उनका समाधान हो, उनके क्षेत्र में ही उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए जहां एक और हम सरकार की अधिकांश सेवाओं को आज ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं समय समय पर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से, तहसील दिवसों के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से जनता की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका समाधान भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में शासन को और अधिक जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे आम जनों के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में यहां एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। वहीं नागरिकों को जो पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन तमाम कारणों से या तो कभी वो जा नहीं पाते, कभी उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती, कभी उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, कभी उनके पास संसाधन नहीं हो पाते हैं। इस कारण से वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि इन बहुउद्देशीय शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को निसंकोच रूप से शासन के सामने, प्रशासन के सामने, हमारे अधिकारियों के सामने रखने का काम करें और प्रशासन को शीघ्र से शीघ्र उनको अपने प्रभावी ढंग से प्रशासन उन पर काम करेगा, उन समस्याओं का समाधान करेगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बहुउद्देशीय शिविर जो आज हम यहां पर आए हैं, अल्मोड़ा जनपद के आने वाले विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए, आज यहां पर लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत की 31 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हमने किया है। मुझे पूरा विश्वास है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पौड़ी के मिर्चौर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वाहन गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि जिला नियंत्रण कक्ष पौड़ी को हादसे की सूचना मिली। खबर मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट पुलिस से हेड कांस्टेबल महावीर रावत मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। वाहन मुख्य मार्ग से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा और ऐसे में रात के अंधेरे और दुर्गम पहाड़ी रास्ते के बावजूद एसडीआरएफ के जवानों ने गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वाहन में केवल एक ही व्यक्ति सवार था, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। रेस्क्यू के बाद शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक की पहचान सरदार राज सिंह निवासी ग्राम मरगांव पौड़ी के रूप में हुई है। हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
शहर में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जहां गोवा क्लब अग्निकांड से सबक लेते हुए ऋषिकेश के होटलों में अग्नि सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। होटल में फायर ऑडिट के साथ स्टाफ को अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एफएसओ सुनील दत्त तिवारी की टीम ने क्षेत्र के कई होटलों का सघन फायर ऑडिट किया गया और कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग में कर्मचारियों को फायर उपकरण चलाने के टिप्स दिए गए हैं। सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि होटल संचालकों को साफ तौर पर होटल की एंट्री और एग्जिट गेट के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अग्निशमन के उपकरणों को भी अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी होटल संचालकों को दी गई है। शहर में लगातार बढ़ रही सूखी ठंड और कोहरे की वजह से लोग कई बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सर्दी, नजला, जुकाम आदि के मरीज शामिल हैं। इसके अलावा सांस की बीमारी से पीड़ित मरीज भी डॉक्टर के चक्कर में लगाने में लगे हुए हैं। और इस बीच ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में सूखी ठंड लगने से पीड़ित मरीजों को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर के पास मरीजों की भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित मरीजों को जहां दवाइयां देकर उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें सूखी ठंड से बचने के टिप्स भी देने में लगे हुए हैं। इस बीच जिससे लोग कम से कम बीमारियों की चपेट में आए, अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लोकेश सलूजा ने बताया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से आंखों की बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। लोगों को घर में टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है। इसके अलावा जंक फूड से बचने और लगातार गर्म पानी पीने की सलाह भी दी जा रही है। उन्होंने खांसी, नजला, जुकाम, ठंड लगने, बुखार आने और सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल अस्पताल में डॉक्टर से सलाह लेने की बात भी कही है। जनरली इस समय जो पेशेंट आ रहे हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम वाले पेशेंट आ रहे हैं। दूसरा, जैसे इमरजेंसी का सिनेरियो, इमरजेंसी में क्या है कि एक तो सीओपीडी वाले पेशेंट आ रहे हैं, सांस वास के पेशेंट आ रहे हैं, कार्डियक पेशेंट भी बहुत ज्यादा आने लगे। और तीसरे जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, जैसे प्रोस्टेट जिनका होता है, पेशाब रुकने वाले पेशेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस समय। उपाय यही है कि एक तो ठंड से बचें, आग वगैरह जला के, जैसे घर के बाहर आग वगैरह जला के, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर आग जला के बैठें, थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करें और गुनगुना पानी वगैरह पिएं। और विशेषकर बाहर की चीजों का, जंक फूड्स का थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा कम खाएं। में क्या है कि इस समय जो फॉग हो रहा है, फॉग की वजह से आंख के पेशेंट भी काफी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि AQI ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आंख के पेशेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और पछवाधून की धरती विकास नगर में इन दिनों कबड्डी का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। आपको बता दें, क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित भव्य कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और शारीरिक कौशल का लोहा मनवाया। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच मुकाबला इतना कड़ा था कि दर्शकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग कोनों से आई टीमों ने प्रतिभाग किया। विशेष रूप से देहरादून और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से आए खिलाड़ियों ने अपने दांव पेंच और रेडिंग कौशल से सबका दिल जीत लिया। हर मैच में खिलाड़ियों के बीच एक एक अंक के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली। क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल के माध्यम से युवाओं को फिट रहने और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। मैदान पर खिलाड़ियों का अनुशासन और ऊर्जा यह बताती है कि उत्तराखंड में कबड्डी का भविष्य उज्जवल है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से राज्य स्तर के खिलाड़ियों की अपनी कमियां सुधारने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। के लिए जो एक कबड्डी हो रही है 2036 में ओलंपिक में शामिल करने के लिए ये अभी से मतलब इस गेम को उजागर कर रहे हैं, जो 2036 में ओलंपिक में शामिल करे कबड्डी को। जो 2036 में ओलंपिक होना है भारत में, तो हमारे क्रीड़ा भारती की तरफ से जो भी फेडरेशन है, भारतवर्ष के जितने भी इसमें जो टीमें भाग लेगी, हमको ये है कि जो 2036 में ओलंपिक होना है उसको उसमें कैसे जोड़ा जाए, इस तरीके से यह खेल हमको करवाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।